हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप। आज मैं जो आपके सामने लेके आई हूँ वो है क्वेश्चन पेपर लेखा लिपिक का, जो 15 मार्च को हुआ था 2 से 4 बजे की शिफ्ट में। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन पेपर है विद आंसर्स। तो मैं आज यही आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश शोज द क्रेडिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा क्रेडिट बैलेंस शो करता है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, सब ऑप्शन है हमारे पास, ड्राइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ट्रायल बैलेंस में कौन सा अकाउंट है जो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, हमें पता है कि ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस डेबिट रहता है हमेशा, बैंक अकाउंट भी डेबिट रहता है, उसका भी डेबिट बैलेंस रहता है, कैश अकाउंट भी डेबिट बैलेंस रहता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो है, जो हमारी लायबिलिटी है, जिसका क्रेडिट बैलेंस रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹1000, अकाउंट विल बी डेबिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसके हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, मिस्टर एक्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो फिर ये हमारी एंट्री क्या बनेगी? इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000, तो हमारी एंट्री बनेगी एक्स टू सेल। ठीक है, 10,000 के साथ एक्स को डेबिट करेंगे और सेल को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा, हमसे उन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा अकाउंट हम डेबिट करेंगे, तो एक्स अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज सेज डैश प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि हमें जो है कि प्रॉफिट्स को अभी कंसिडर नहीं करना, लेकिन सारी जो लॉसेज है उसकी प्रोविजन अभी करंट में बना लेनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल कौन कहता है? 3 हमारे पास ऑप्शन है, फुल डिस्क्लोजर, मनी मेजरमेंट, मटेरियलिटी, प्रूडेंस। तो क्या कौन सा कहता है? ये आपने सबको पता ही है, ये तो प्रूडेंस जो है हमारा प्रिंसिपल है वो कहता है। ठीक है, उसके बाद चौथा है क्वेश्चन, मिस्टर एक्स परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर हिज सन ऑन क्रेडिट एंड रिकॉर्डेड एज परचेज ऑफ एसेट इन बिजनेस बुक्स, ही हैज़ वायलेटेड। मिस्टर एक्स ने एक मोटरसाइकिल खरीदी अपने सन के लिए, ठीक है, क्रेडिट में, और क्या क्या किया, उसको बुक्स, जो बिज़नेस की बुक्स हैं उसमें एसेट करके शो कर दिया, परचेज ऑफ एसेट करके शो कर दिया, मतलब किया पर्सनल खर्चा और डाल दिया बिज़नेस के अकाउंट में। तो इसमें कौन सा वायलेट हो रहा है, मतलब कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? तो उसमें अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो इसका आंसर आएगा अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ कैश सेल इज़ 1 lakh and credit sale is 50,000, expenses for the period is 40,000, out of which rupees 10,000 is still outstanding. The profit for the period under accrual system of accounting is। तो इसमें क्या कहा है कि कैश सेल होती है 10 लाख, ठीक है, और क्रेडिट सेल होती है 50,000, एक्सपेंसेस होते हैं 40,000, जिसमें से आउट ऑफ विच 10,000 जो है कि अभी भी पेंडिंग है, मतलब कि इनका हमने पेमेंट नहीं कर रखी है, हमारी बैलेंस शीट में जो ये आउटस्टैंडिंग करके खड़े हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने पूछा कि प्रॉफिट कितना होगा, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज़, ठीक है, मतलब अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है, तो इसमें हमारा प्रॉफिट कितना होगा। सो हमारी कैश सेल जो है, जो क्वेश्चन में दी गई है वो है 1 लाख। ठीक है, उसके बाद जो हमारी क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल है हमारी 50,000, एंड एक्सपेंस है हमारे 40,000, और दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 10,000। सो इसमें
जो कैश सेल है वो 1 लाख है। तो हमारी टोटल सेल हो गई 1,50,000 कैश और क्रेडिट को मिलाकर, और खर्चा कितना हो गया 40,000। ठीक है, तो हमारा कितना बचा 1,10,000। ये है आंसर। तो जो हमारा 10,000 आउटस्टैंडिंग है वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है, तो फिर ये हमारा एक्सपेंस तो है इस साल का, लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी, इस वजह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो ये हमारा, हम इसको एक्सपेंस में तो लेंगे, तो टोटल हमारा 40,000 जो है एक्सपेंस डिडक्ट होगा, और तो हमारा आंसर आएगा 1,10,000। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ गुड्स आर टेकन फॉर पर्सनल यूज़ बाय द प्रोप्राइटर द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज़। हाँ, ये तो हमें सबको पता ही है कि प्रोप्राइटर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स लेगा या फिर अपना कैश लेता है तो वो ड्राइंग होएगी। ठीक है, तो ये ड्राइंग अकाउंट में डेबिट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹10,000 टू राम वाज रिकॉर्डेड एज 1 लाख द रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो इसमें क्या गलत हुआ है? सो इस क्वेश्चन में गलती क्या हुई है कि जो हमारी सेल थी, क्रेडिट सेल, वो 10,000 थी और रिकॉर्डेड होगी 1 लाख, तो 90,000 एक्स्ट्रा हो गया। तो हम जो भी हमने एंट्री डाली है, जैसे हमने डाली होगी एंट्री राम टू सेल। ठीक है, तो इसमें हम इसको राम को जो 1 लाख से हमारा डेबिट हुआ है तो उसको 90,000 जो है एक्स्ट्रा डेबिट हो रखा है उसको क्रेडिट कर देंगे और सेल को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 8 है जो वो है कि डैश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ क्लियरली प्रेजेंटेड। तो इसमें 4 हमें ऑप्शन दिया हुए हैं, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, कंपेरेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता चलेगा कि रिफ्लेक्ट होगा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें क्लियरली प्रेजेंट हो रही है। तो वो अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है जो बताएगी कि हाँ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है हमारी क्लियरली प्रेजेंट हो रही है। तो फिर वो आएगी अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, मतलब क्लियरली प्रेजेंट मतलब हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, वो अच्छे से प्रेजेंट किया तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, तो वो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी इसका ऑप्शन ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर नॉमिनल अकाउंट। इनमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट नहीं है? तो मैंने अपनी पुराने वीडियोस में बताया ही है आपको कि रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं। तो इसमें उन्होंने वही पूछा है कि नॉमिनल अकाउंट इनमें से कौन सा नहीं है। हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, एक्सपेंडिचर, परचेज और ड्राइंग्स। ठीक है, तो इनमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा नहीं है? तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, रेंट एक्सपेंडिचर हमारा नॉमिनल है, परचेज हमारा नॉमिनल है क्योंकि ये ऑल आर पार्ट ऑफ P&L। सो ड्राइंग्स तो हमारा नॉमिनल अकाउंट है आएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, नॉमिनल अकाउंट नहीं है ये हमारा, क्योंकि ये बैलेंस शीट का पार्ट है। एज पर डैश प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड इज़ मैच विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इसमें हमें बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऐसा कौन सा है जिसमें हम जो हमारे एक ड्यूरेशन के, एक पीरियड के जो हमारे एक्सपेंस है हम उसको मैच करते हैं उसके रेवेन्यूज़ के साथ। मतलब जितना उस साल में का सेल हुआ है और उससे रिलेटेड उस सेल को अर्न करने के लिए हमारे जो खर्चे हुए हैं उनको हम मैच करते हैं। ठीक है, उस पीरियड के जो हैं, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? तो वो मैचिंग प्रिंसिपल है, वो सभी को ही पता है, इसमें वो बताने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ इंकर टू, इनमें से हमें बोला गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा। ठीक है, improve the efficiency of the asset, check the efficiency of the asset, maintain the efficiency of the asset, restore the efficiency of the asset। ठीक है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर तब मानेंगे जब हम किसी एसेट में हम ऐसा खर्चा करते हैं जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसका जो वो काम करने की क्षमता होती है उसकी और बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ा देता है। ठीक है, कोई खर्चा अगर उसकी लाइफ बढ़ा दे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दे, तो क्या होएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो इसमें इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट इज़ द ऑप्शन।
इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें से कौन सा हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जर्नल रिजर्व, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इनमें से जो ये सारी प्रोविज़न्स हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारा हमारा चार्ज है प्रॉफिट में से हम इसको डिडक्ट करते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट आया है उसमें से बांटना। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये हुआ। तो हमारा जो जर्नल रिजर्व वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो जैसे कि हमारा प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम रिजर्व कर लेते हैं, जर्नल रिजर्व में डाल देते हैं, तो वो हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसमें से ये तो सभी को ही पता ही है कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बताता है बिजनेस का, और जो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बैलेंस शीट बताती है। तो बैलेंस शीट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि डैश इज़ नॉट एन इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें से कौन सा इंटरनल यूज़र नहीं है। तो ये आंसर तो सभी को पता ही होगा कि पब्लिक है जो हमारा एक्सटर्नल यूज़र है, बाकी मैनेजमेंट, ऑनर्स, एम्प्लॉयज़, ये सब हमारे इंटरनल यूज़र हैं। तो फिर इसका आंसर आएगा पब्लिक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है डैश इज़ द पर्सन नेम इन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू होम द अमाउंट इज़ पेबल। तो किसका नाम मेंशन होता है ना, जिसके नाम पे हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसको हम अमाउंट पे करनी होती है, तो वो पे ही होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, ड्रॉई, ड्रॉयर, नोटरी पब्लिक और पे। तो पे आंसर इज़ करेक्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 में जाते हैं। डेप्रिसिएशन इज़ चार्ज ऑन। ये तो सभी को पता है कि डेप्रिसिएशन किस में चार्ज किया जाता है। गुडविल में नहीं होता है, लैंड तो में तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज़ तो हमारा एसेट है ही नहीं है, तो इस पर तो हमारा डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। गुडविल में हमारा एमोटाइजेशन होती है गुडविल की। डिस्काउंट में हमारा भी एक हमारा राइट ऑफ करते हैं डिस्काउंट में, तो हमारा इसमें ऑप्शन आएगा प्लांट एंड मशीनरी में लगता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन द बिल इज़ रिटेन टिल मैच्योरिटी एंड व्हेन द ड्रॉयर पेई रिसीव द अमाउंट द अकाउंट टू बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर पेई इज़। ठीक है, अगर मैच्योरिटी तक कोई भी बिल रखा जाता है तो एंट्री वो कैश करवाएगा अपना बिल, तो कैश डेबिट होएगा। तो इसमें कैश और बैंक या तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन थे, ड्रॉइज अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। तो इसमें कैश और बैंक अकाउंट इज़ राइट आंसर, क्योंकि मैच्योरिटी तक अगर कोई बिल रख रहा है तो उसके बाद उसको एनकैश ही तो करवाएगा वो मैच्योरिटी के बाद। ठीक है, एंट्री वो अपने बुक्स में एंट्री यही डालेगा, कैश को डेबिट करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है एरर्स विच अराइज ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड इज़ एक्स्ट्रा इज़ कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। ये तो हमें सभी को पता ही है, तो इसमें तो कुछ डिस्कस करने वाली बात है नहीं। तो इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए हुए थे, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स, एरर ऑफ ओमिशन। तो ये हमें पता ही है। एरर ऑफ ओमिशन जो है हमारे टोटल अगर हम एंट्री छोड़ देते हैं तो एरर ऑफ ओमिशन होता है। प्रिंसिपल कोई हमारा अगर प्रिंसिपल में गलती हो जाए, जैसे कि हमारा कोई खर्चा है, कैपिटल का खर्चा, हम उसको रेवेन्यू खर्चा कर देते हैं, तो वो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर्स मतलब ऐसा एरर जो कोई गलती है लेकिन हमारा वो एरर ऐसा करते हैं कि हमारी वो गलती नहीं दिखती, कंपनसेट कर देता है उसको, तो कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं। तो एरर ऑफ कमीशन मतलब जो भी हमारी रॉन्ग पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग हो जाए, गलत हम कैरी फॉरवर्ड कर दें, तो ये सारे एरर ऑफ कमीशन में आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर आएगा एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच बिल इज़ ड्रॉन एंड दैट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू इज़ कॉल्ड टर्म ऑफ अ बिल। उसको टर्म ऑफ अ बिल ही बोलेंगे। डेज ऑफ ग्रेस इज़ डिफरेंट थिंग। उसमें तो डेज ऑफ ग्रेस जो हमें 3 दिन के ग्रेस डे मिलते हैं वो ये है। टर्म ऑफ अ बिल है एक ऑप्शन। फिर ड्यू डेट है, ड्यू डेट मतलब जब बिल की ड्यू डेट, जब भी वो बिल
ड्यू हो रहा है तो वो ड्यू डेट होता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी इज़ डिफरेंट थिंग, तो टर्म ऑफ अ बिल इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्रेडिट सेल ऑफ 20,000 टू श्याम वॉज रिकॉर्डेड एज 2 lakh इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत हो सकता है, तो इसमें ये देखने वाली बात है कि इसमें लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल में ही गलत अगर तुमने रिकॉर्ड कर दिया हो तो ये इसको कई लोग इसको एरर ऑफ पोस्टिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कि गलत हमारा वो हो गया है, गलत हमने रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये ओरिजिनल एंट्री की बात कर रहा है, तो हमारी ओरिजिनल एंट्री मतलब होता है जर्नल। अगर हमारा वाउचर ही गलत चढ़ गया है जर्नल में तो वो हमारा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। एरर ऑफ पोस्टिंग तो तब आता है जब हमारा कोई जर्नल से हम लेजर में गलत पोस्ट कर देते हैं। जर्नल में 20,000 था लेकिन लेजर में हमने पोस्ट कर दिया हमने 2 lakh, तो वो हमारा पोस्टिंग एरर होता। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल एंट्री की बात हो रही है तो ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग आएगा, और बाकी तो एरर हो नहीं सकते, कंप्लीट ओमिशन है नहीं, एरर ऑफ प्रिंसिपल है नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन इज़ नोन एज, वही अब सारे अकाउंट जिसमें मेंटेन होते हैं वो हम सबको पता ही है, वो लेजर है। लेजर में हम सारे अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो कैश बुक नहीं है इसमें, परचेज बुक नहीं है, जर्नल नहीं है, जर्नल में एंट्रीज डलती हैं, अकाउंट नहीं होते मेंटेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज़ कॉल्ड, तो इसमें स्क्रैप वैल्यू इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यूजफुल लाइफ नहीं आएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं आएगा, स्क्रैप वैल्यू इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें बोला कि एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज़ कॉल्ड, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू होती है ना जो हमारा लास्ट में बच जाता है, किसी एसेट जो ख़त्म हो जाता है लास्ट में, जो हम बेचते हैं कुछ उसकी स्क्रैप हो जाती है तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कहते हैं उसको, ठीक है। कुछ उसमें जैसे कोई मशीन हुई पुरानी होगी बिल्कुल, उससे कुछ पुर्जे कुछ ऐसा कबाड़ी को बेचने वाला हो गया तो उसमें जो हमें बेचने पे मिलती है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो वही उन्होंने पूछा हुआ है, एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज़ कॉल्ड, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ द एंट्रीज आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन, तो फर्स्ट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सबसे पहले हमारी ओरिजिनल एंट्री बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो फिर इसमें आंसर इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लास्ट वाली बात है, बैलेंस शीट्स हैं जो हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, और ट्रायल बैलेंस तो नहीं आएगा, लेजर नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशन एज्यूम दैट द लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनफाइनाइट पीरियड, ठीक है। ये हमारा ये तो आपको एग्जाम्पशंस देखनी पड़ेंगी। जो हमारा एग्जाम्पशन कहती है कि जो हमारा गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि कोई जिसका अंत ना हो, इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा हमारा बिजनेस, ठीक है। तो यही उसका ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 25। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल द डिफरेंसेस बिटवीन, वो तो पता ही है कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज डेबिटेड। अब इसमें ये है कि हमारा जो भी खर्चा मशीनरी का इंस्टॉलेशन तक होता है वो सारा हमारा मशीनरी में आता है, ठीक है। जब हम कोई भी हमारा खर्चा हो रहा है उसको फिटिंग में ये में मतलब जब तक वो पुट टू यूज़ नहीं होती है उससे पहले जितने भी खर्चे आएंगे वो कैपिटलाइज होंगे और वो मशीनरी में आएंगे, ठीक है। तो फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन अकाउंट नहीं है। फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन मतलब ये P&L का पार्ट बनता है, रेवेन्यू एक्सपेंस होता नहीं। अभी वो रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है क्योंकि इंस्टॉलेशन हो रही है उसकी, ठीक है। तो ये हमारा सारा इंस्टॉलेशन का खर्चा और जितने भी बाकी फ्रेट बीच में उसको लाने ले जाने में जो भी खर्चा आता है, जब तक कि वो स्टार्ट नहीं करते, हम मशीन यूज़ करना स्टार्ट नहीं करते उससे पहले के जितने भी खर्चे आते हैं वो हमारा कैपिटलाइज़ करते हैं। हम उसको कैपिटलाइज मतलब उसको हम मशीनरी में ही ऐड करेंगे कि उसकी टोटल कॉस्ट उतनी बन जाती है वो मशीनरी की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक,
मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब फेवरेबल बैलेंस है जो कैश बुक का, और फेवरेबल बैलेंस पासबुक का कब होता है, जब हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा, ठीक है। वो हमारा फेवरेबल बैलेंस है। तो इसमें डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मतलब इसका बी ऑप्शन आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज़ द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। तो ये एक तो क्वेश्चन जैसे रिपीट ही हुआ है एक तरीके से, तो इसका ऑप्शन आएगा ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन द बिल्स आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन विद अ व्यू टू हेल्प द पार्टीज इन्वॉल्व इट इज़ कॉल्ड। तो वही तो विदाउट एनी कंसिडरेशन जो हमारी होती है, इसमें पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं लेकिन इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता, तो बिल एक्सेप्ट होता है लेकिन विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो इसमें ये अकोमोडेशन बिल आता है। कभी मतलब जैसे कोई फ्रेंड्स होते हैं तो वो विदाउट एनी कंसिडरेशन एक ट्रांजेक्शन करते हैं व्हेन द, ठीक है, तो वही क्वेश्चन है ये, व्हेन द बिल्स आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन विद अ व्यू टू हेल्प द पार्टीज इन्वॉल्व इट इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन बिल। तो इसका आंसर ए आएगा। फ्रेंड्स ये था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट फर्स्ट जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट सेकंड एंड दूसरे जो पार्ट्स है वो मैं अगले वीडियोस में डिस्कस करूँगी आपसे। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं कोशिश करूँगी क्लियर करने का। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और आगे जो वीडियोस में लेके आऊँगी उसमें मैं आगे की पार्ट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 बाकी की जो क्वेश्चन पेपर है बाकी का डिस्कस करूँगी आपसे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।